वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका अधिगम में ये थर्ड सीरीज़ है सृजनवाद उपागम। तो सृजनवाद, रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म अधिगम के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सृजनवाद, रचनावाद क्या है? तो रचनावाद अनुभव के माध्यम से शिक्षार्थी द्वारा अर्थ के व्यक्तिगत निर्माण में विश्वास करता है और यह अर्थपूर्व ज्ञान और नई घटनाओं की बातचीत से प्रभावित होता है। तो हम यह कह सकते हैं, रचनावाद कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है अपने हिसाब से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। वह क्या करता है, जो उसने अनुभव प्राप्त किए हैं उन अनुभवों की कड़ियों को बांधते बांधते कुछ नया ज्ञान क्या करता है, निर्माण करता है अपने समझ के हिसाब से। रचनावाद अधिगम के लिए एक दृष्टिकोण है जो मानता है कि लोग सक्रिय रूप से अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण या संशोधन करते हैं और यह वास्तविकता शिक्षार्थी के अनुभवों से निर्धारित होती है। तो वही जो अभी हमने कहा है कि क्या है ये दृष्टिकोण, क्या मानता है कि आपने क्या करना है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करना है। हर व्यक्ति अपने ज्ञान का निर्माण क्या करेगा, स्वयं करेगा। और शायद में यही जो वास्तविक होता है, यही वास्तविक अनुभव ही क्या करता है, आपका अधिगम निर्माण करता है। अब इस सृजनवाद, रचनावाद के सिद्धांत क्या क्या हैं, इनको जानते हैं। हम ये जान रहे हैं कि अभी हमने मानवतावादी उपागम जाना, अब हम जान रहे हैं रचनावादी उपागम है क्या चीज़, उसके बारे में जान रहे हैं। सृजनवाद या रचनावाद का केंद्रीय विचार यह है कि ज्ञान का निर्माण किया जाता है। जो ज्ञान है वो पहले से बना नहीं है, आप किसी बच्चे के दिमाग में ज्ञान को भर नहीं सकते हैं। सृजनवादी मानते हैं ज्ञान का निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है। शिक्षार्थी पिछले सीखने की नींव पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, अर्थात ज्ञान जन्मजात योग्यता अथवा निष्क्रिय रूप से ग्रहण होने वाली वस्तु के बजाय मनुष्य द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ज्ञान क्या क्या कहते हैं वो, कि जन्मजात नहीं होता है कोई ज्ञान, आप ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हो। जो भी ज्ञान है आप क्या करते हो, पुराने अनुभवों को जोड़ते जोड़ते नए अनुभव प्राप्त करते हो, वही ज्ञान है। ज्ञान क्या है, आप निष्क्रिय होकर कोई चीज़ नहीं सीख सकते हो। तो रचनावादी, कुछ भी रचनावादी, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गए, आपके संज्ञानवादी हो गए, ये सब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आप ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हो, निष्क्रिय होकर नहीं बल्कि सक्रिय होकर करते हो। क्लास कैसी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए, ना कि पैसिव होनी चाहिए। सीखना निष्क्रिय के बजाय एक सक्रिय प्रक्रिया है। वाइगॉस्की के लिए जिस वातावरण में बच्चे बड़े होते हैं वह प्रभावित करेगा कि वे कैसे सोचते हैं और वे किस बारे में सोचते हैं, अर्थात ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित है। अब आपके पास अभी हम पढ़ेंगे 3 तरीके के रचनावादी आए। तो उन 3 तरीके के रचनावादियों ने क्या क्या कहा है। तो जो जीन प्याजे हैं उन्होंने अलग कहा है कि निर्माण किस तरीके से होता है, निर्माण संज्ञान पे ज़्यादा ध्यान देता है। हाँ, वैसे वाइगॉस्की ने कहा कि आप समाज के साथ अंतरक्रिया करके, बातचीत करके, सिंबल्स का यूज़ करके आप क्या करते हो, ज्ञान का निर्माण करते हो। एक ही पाठ, शिक्षण या गतिविधि के परिणाम स्वरूप प्रत्येक छात्र द्वारा अलग अलग अधिगम हो सकता है, क्योंकि उनकी व्यक्तिपरक व्याख्याएं भिन्न होती हैं, अर्थात ज्ञान व्यक्तिगत होता है। अब हर चीज़ को समझने का तरीका हर व्यक्ति का अलग हो सकता है। किसी एक प्रकरण को जानने के लिए हर टीचर अलग अलग मेथड्स यूज़ करता है, वो आप भी जानते हो। तो जो व्यक्ति का ज्ञान होता है वो क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। अधिगमकर्ता नई जानकारी की प्रतिबिंबित करने के लिए लगातार अपने स्वयं के मानसिक मॉडल को अपडेट करते हैं, वास्तविकता की अपनी व्याख्या का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अधिगम को अस्तित्व मस्तिष्क में होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने दिमाग को बार इस में कुछ नई चीज़ जानी। आपने आज जीन प्याजे के बारे में जाना, वहीं अगर जीन प्याजे की आलोचनाओं को पूरा करते करते वाइगॉस्की को जाना, तो यहाँ पे क्या होता रहेगा, आप अपने दिमाग के मॉडल्स को अपग्रेड करते रहते हो, अपने स्कीमास में भरते रहते हो चीज़ें। ऐसा नहीं है जो आपने 2 साल में पढ़ा था, 3 साल में पढ़ा था, 10 साल में पढ़ा था, आज भी आप वही जान रहे हो, ऐसा नहीं है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है जो आपने उस चीज़ को आप अपडेट करने पे लगे हुए हो। इसको हम स्कीमास पढ़ेंगे भी हम लोग, जो जीन प्याजे ने दिया था स्कीमा के बारे में। अब हम जानेंगे सृजनवाद, रचनावाद के मुख्य प्रकार 3 हैं, संज्ञानात्मक सृजनवाद, सामाजिक सृजनवाद और रेडिकल सृजनवाद। तो आप भी हम आज जो हम देखेंगे वो 2 तरीके के देखेंगे, संज्ञानात्मक सृजनवाद और सामाजिक सृजनवाद। संज्ञानात्मक क्या कहता है, जो संज्ञानात्मक में आपके जो सिलेबस में वो है जीन प्याजे। तो जीन प्याजे क्या कहते हैं,
ज्ञान कुछ ऐसा है जो अधिगमकर्ताओं द्वारा उनकी मौजूदा संज्ञानात्मक रचनाओं के आधार पर सक्रिय रूप से निर्मित होता है, इसलिए सीखना अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में सापेक्ष है। तो क्या कहा, जो संज्ञानात्मक विकास होता है कैसे होता है, ज्ञान क्या होता है, अधिगमकर्ता की जो हमारी संज्ञान है उससे रिलेटेड होता है। इसलिए उन्होंने क्या कि कुछ चरण दिए संज्ञानात्मक विकास के। तो किस तरीके से ज्ञान का निर्माण होगा वो डिपेंड करेगा संज्ञानात्मक पे, और संज्ञान किस तरीके से बच्चे का डेवलप होता है वो बताते हैं हमारे संज्ञानात्मक विकास के चरण जो 4 दिए थे, जो जानेंगे। अब है सामाजिक सृजनवाद, जो लेव वाइगोस्की के बारे में है। बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य 2 बार दिखाई देते हैं, पहला सामाजिक स्तर पर, बाद में व्यक्तिगत स्तर पर। सबसे पहले लोगों के बीच और फिर बच्चे के अंदर। तो क्या करता है बच्चा, पहले सामाजिक चीज़ों को, जैसे हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच करता है बच्चा, खुद ही को सांकेतिक करता रहता है ना। तो पहले क्या करता है, जो भी कार्य होता है वो 2 बार करते हुए दिखता है हमको एक बच्चा, एक अपने आप से, दूसरा समाज से। तो मतलब पहले वो समाज से अंतःक्रिया करता है, समाज से चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, फिर वो अपने अंदर चीज़ों को भरता है या बनाता है। तो मतलब सामान्य भाषा में हम ये कहेंगे, जो जहाँ पे भी आपको सोशलिज्म आता है कि कहाँ पे बच्चा भाषा को एक टूल मान के अपने क्या करता है, समाज का, अपनी अधिगम का निर्माण करता है या ज्ञान का निर्माण करता है, वही किस में आएगा, लेव वाइगोस्की में आएगा। और ऐसी क्या है, रेडिकल क्या कहते हैं, मानव निर्मित वास्तविक हर समय संशोधित किया जा रहा है। जो ऑनोलॉजिकल पढ़ाओ आपने, हर टाइम क्या हो रहा है, चीज़ें चेंज होने पे लगी हुई हैं, उसके बारे में क्या है ये रेडिकल सृजनवाद कहते हैं। इसके बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक सृजनवाद। जीन पियाजे क्या कहते हैं। जीन पियाजे कहते हैं, आप इनको पढ़ लेने में आपको समराइज करती हूँ चीज़ें। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि मात्रा के बजाय, मतलब हमारे और जो बच्चे होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उनमें क्या होता है, मात्रा तो सेम होती है, बच्चा जो सोच रहा है वो और जो हम सोच रहे हैं वो सेम होगा मात्रा के रूप में, लेकिन जब आप उनको क्या करोगे, उन थॉट्स को आप क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज तो सेम होते हैं, लेकिन जो क्वालिटी वाइज होते हैं वो डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अनुभव हैं। तो जितना हम सोच सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में हम सोच सकते हैं, उतनी क्वांटिटी में हमारा बच्चा भी सोच सकता है, लेकिन जो उसकी क्वालिटी होगी, जो उन थॉट्स की क्वालिटी होगी, वो क्या होगी, थोड़ा सा डिफरेंट होगी, क्योंकि जो वयस्क होते हैं उनके पास क्या होता है, अनुभव बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। बच्चों की बुद्धिमत्ता मात्रा के बजाय गुणवत्ता में एक वयस्क से भिन्न होती है। इसका मतलब यह है कि बच्चे वयस्कों से अलग तरीके के तर्क सोचते हैं, करते हैं, दुनिया में अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं। वो सभी क्या है, बच्चों के लिए दुनिया बहुत अलग है, हमारे लिए दुनिया बहुत अलग है, बस वही अंतर है, अनुभव बहुत ज़्यादा है। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। वे निष्क्रिय प्राणी नहीं है जो किसी के लिए अपने सिर को ज्ञान से भरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जानना है कि बच्चा कोरी स्लेट नहीं है, बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता रहता है। तो हमको ये जानना है, जब हम विद्यालय में बच्चे आते हैं, कि बच्चों के पास पहले से कुछ ना कुछ ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रयोग करके हमें उनको अपना ज्ञान के मतलब जो उन्होंने ज्ञान निर्माण करना है, हमने सिर्फ वातावरण निर्माण करना है, बाकी सारा का सारा बच्चा खुद कर लेगा। तो जो NCF 2005 है वो संज्ञानवादियों के हिसाब से बना है, कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से बना है कि बच्चा क्या है, हमारे पास एक एक्टिव लर्नर है, ना कि पैसिव लर्नर है। बच्चों के तर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका चीज़ों को उनके दृष्टिकोण से देखना है। अब हमारे पास यही बच्चों को समझने का तरीका क्या है, तो कोशिश करो जब आप बच्चे थे, तो जब हम कहते हैं आत्मज्ञान, है ना, अपने आप को जानो, कि जब हम सोचो अपने बारे में, अपने पुराने टाइम पे सोचो, जब हम बच्चे थे तो हम किसी चीज़ को कैसे करते थे। मैं नॉर्मली अपनी बहन के बच्चों से रिलेटेड एक एग्जांपल बताती हूँ कि मेरी बहन कुछ भी बोलती है, मैंने कहा तुम ज़बरदस्ती ऐसा करते हो। हम लोग कुछ भी काम सही करना चाह रहे हैं पर वो गलत हो जाता है, हम क्या करें, मतलब हम तो करना, हर बच्चा हर काम को सही करना चाहता है। आप कोलबर्ग की अगर आपने पढ़ी होगी नैतिकता स्टेज, तो गुड और बैड वाली चीज़ें कि मुझे सब बात से मिलेंगी। हम भी, मतलब मैं खुद भी बोलूँ, अगर हम भी कुछ काम करते हैं तो अच्छे बुरे के लिए करते हैं, कोई बोलेगा हाँ तुमने अच्छा काम किया। तो बच्चे के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करो, बच्चे को मैथ्स टफ क्यों लग रही है। अगर बच्चे को मैथ्स टफ इसलिए लग रही है कि कोई और कारण है, कुछ कारण है कि वो याद नहीं कर पा रहा है या कुछ कारण है, तो वो आप जानने की कोशिश करो कि आप भी जब क्लास 5th में थे, क्लास 2nd में थे, आपको क्या होता था, फिर आपके फ्रेंड्स को क्या होता था, पता सबको होता है चीज़ें, है ना। तो यह है कि अपने हिसाब से हमने बच्चों को नहीं पढ़ाना, क्योंकि जो हमारा टाइम था, मतलब जो हमसे पहले वालों का भी टाइम था, उसमें डंडे का प्रयोग ज़्यादा होता था। मतलब हमारे टाइम पे भी डंडे का प्रयोग नहीं हुआ है, पर हमसे पहले टाइम पे डंडे का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन जो हमारे टाइम पे होगा उसमें भी कोई ना कोई कुछ ऐसी कमियाँ रही होंगी जो हम नहीं चाहते थे कि हमारी टीचर्स करें। ऐसे हमने वो नहीं करना है जो हमारी, मतलब जो हमारी टीचर हम नहीं चाहते थे ना करें, वो अपने बच्चों के साथ नहीं करना है। जो हम चाहते थे हमारे साथ करें, वो करना है। संज्ञान क्या है, क्या चीज़ होती है संज्ञान? किसी चीज़ को जानना, ध्यान देना
याद करना, संकेत बनाना, वर्ग करना, योजना बनाना, विवेचना करना, समस्या हल करना, सृजन करना, कल्पना करना। और इससे आगे भी जितने हो सकते हो, जितने में आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे, जितने में आप अपने दिमाग का यूज़ करोगे, वो सारा का सारा क्या है, संज्ञान है। ठीक है। अब हमारे पास आती हैं 4 अवस्थाएं। इनको हम शॉर्ट में देखेंगे क्या क्या है। 4 अवस्थाएं आती हैं जीन प्याजे की। सबसे पहले क्या है, संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर, जो 0 से 2 साल मतलब जन्म से 2 साल तक होती है। यहाँ पे बच्चे की जो टीचर होते हैं वो सेंसेस होते हैं। बच्चा कहाँ से सीखता है, अपने सेंसेस से सीखता है यहाँ पे। और सबसे पहले क्या होता है, अपनी बॉडी पे इसका क्या आने लग जाता है, कंट्रोल आने लग जाता है। 2 तरीके से यहाँ पे बच्चे का जो विकास की श्रेणी होती है वो 2 तरीके से होती है, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल। ठीक है। जो सेफेलोकॉर्डल होती है, सिर 2 मुखी कुछ कहते हैं इनको। ठीक है। जो क्या होता है, उसमें क्या होता है, सिर से पैरों तक का बच्चे का विकास होने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या है, शारीरिक क्रियाओं पर श्रेष्ठ नियंत्रण बच्चे का आने लग जाता है। पहले बच्चा क्या करता है, अगर उसको अपना हाथ हिलाना है, मतलब उंगलियाँ हिलानी, तो पूरा हाथ हिलाता है ना। तो जैसे जैसे 2 साल में पहुँचने लग जाता है बच्चा, तो अगर उसको अपनी उंगलियाँ हिलानी तो उंगलियाँ हिलाता है सर, तो उसका नियंत्रण आने लग जाता है। सामान्य चालक क्रियाओं का समन्वय, तो जो हमारी नॉर्मल मोटर स्किल्स, मोटर एक्शन होता है, मतलब चलना फिरना, ये सब क्या लगे करने लग जाता है बच्चा। वस्तुएं स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब क्या होता है, बच्चे के सामने जो चीज़ है, जब बच्चा शुरू होता है, तो अगर उसके सामने उसकी मम्मी है, तो अगर ठीक है अभी है तो है, थोड़ा देर कहीं चल जाएगी तो भूल जाएगा। वैसे अगर सामने अभी आपने खिलौना दिया हुआ है, एक टैडी दिया हुआ है, अगर वो उसके सामने है तो ठीक है, पर थोड़ा दूर करोगे तो भूल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो 2 साल तक पहुंचने लग जाता है या तो उसे थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है, वहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लग जाती है कि अच्छा ये पेन है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। जैसे वो 2 वर्ष की आयु तक पहुँचता है, वो दिखाई ना देने वाली अपनी चीज़ों को ढूंढने में सक्षम हो जाता है कि अच्छा ये गुड्डा है, इसको ढूंढेंगे हम लोग, मतलब ये मेरी चीज़ है, मतलब है ना, वो पहचानने लग जाता है। कुछ देर बाद वो गुड्डा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आई है तो नहीं कर पाता है। यहाँ पे गोल डायरेक्टेड भी होता है, जो नहीं लिखा हुआ है, जो गोल ओरिएंटेड हो जाता है। बच्चा देखता है कि वहाँ पे मेरी दूध की बोतल रखी हुई है, तो वो वहाँ जाने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि बीच में तो कुछ और मिला तो गायब हो गया। तो यह है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा दिखाने लग जाता है 0 से 2 साल में। अब इसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे में विभिन्न क्रियाओं की पद्धति होती है, फिर भी प्रौढ़ की तुलना में उसके चिंतन में बहुत सी सीमाएं होती हैं। तो बच्चा यहाँ पे कैसे कैसे चिंतन नहीं कर पाता है, हमारे पास तार्किक चिंतन नहीं कर पाता है बच्चा हमारे पास। लेकिन यहाँ पे उसको क्या हो जाता है, तार्किक चिंतन तो नहीं कर पाता है, पर अमूर्त सोच सोचने लग जाता है। कि जैसे कौन से वाले खेल के, आपने खेल के पार्ट में पढ़ा होगा, तो बच्चा यहाँ पे कैसे खेल खेलने लग जाता है, डॉक्टर जिसको हम गढ़वाली में कूड़ा भांडी भी बोलते हैं, मतलब डॉक्टर को तो नहीं बोलते हैं, कूड़ा भांडी होता है। बच्चे खाना वाना लाते हैं, बनाते हैं, तो क्या होने लग जाता है, सिम्बल्स बना, ये जो मतलब जो झाड़ू है वो उसको बनाने लग जाता है, ये हेलीकॉप्टर जैसा घूमने जाएंगे, समथिंग ऐसा क्या करने लगता है, सिम्बल्स बनाने लग जाता है। यहाँ पे बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि 2 गुणा गए 4 8 होता है, तो 4 गुणा गए 2 कितना होगा। बच्चा यहाँ पे ये नहीं समझ पाता है। बच्चा यहाँ पे ये नहीं समझ पाता है कि जो हमारे पास, अगर तुम 10 रुपये के 2 रुपये के सिक्के रखोगे और 10 रुपये का नोट रखोगे तो बराबर है, तो वो समझेगा सिक्के ज़्यादा हैं। ऐसे वो पानी की संरचना को भी नहीं समझ पाएगा। अगर आपने गिलास में पानी रखा है और थाली में पानी रखा है, उसको लगेगा थाली का पानी ज़्यादा है। तो ये सारा का सारा सीक्वेंस, सीरीज नहीं आती है बच्चे को। बच्चा यहाँ पे क्या करता है, एनिज्म कहते हैं जिसको, हम एक शब्द है कि बच्चा जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको भी सजीव समझता है। जैसे अगर उसको चोट लग जाती है, अगर वो चोट उसको गिर के लगी है, तो वो समझता है कि इसने मुझे वापस मारा हुआ है ना, मारा है इसने मुझे, तो वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। और जो लास्ट है, बच्चा इसमें ये समझता है कि जो चीज़ मुझे पसंद है, जैसे मुझे अगर किटकैट चॉकलेट पसंद है तो पूरी दुनिया को किटकैट चॉकलेट पसंद होगी, बच्चा ये सोचता है। ठीक है। बच्चा किसी क्रिया को शारीरिक रूप से करता है, ना कि मानसिक रूप से। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी क्रिया क्या होगी शारीरिक रूप से करेगा, मानसिक रूप से नहीं करेगा। बच्चा किसी कार्य को करने या बदलने का मानसिक कल्पना नहीं कर सकता है, मतलब सोच नहीं सकता है अब इसके, मतलब ज़्यादा नहीं सोच पाता है बच्चा। उदाहरण, वे जब सेब का चित्र देखकर उसे पहचान सकते हैं, वे एक खाली कप से चाय पीने की क्रिया को प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर सकते हैं। वो सोच, मतलब है ना, तो प्रतीकात्मक सिंबॉलिक जो प्रेजेंटेशन है, वो कहाँ मैंने कहा था, झाड़ू को समझ सकते हैं, वैसी चीज़ है ये। तो यहाँ पे कब आ जाती है, हमारी प्री ऑपरेशनल में आ जाती है, सीटेट में भी आपको पता है क्वेश्चन आते हैं।
बच्चों के विचार में मुख्यतः एकल दृश्य तर्क होता है, जैसे कि अगर आप किसी पेन को देख रहे हो तो बस ये सोचेगा कि पेन का सिर्फ कलर ही देख लेगा। अगर वो किसी कर्टेन को देख रहा है, फिर पर्दे को देख रहा है, तो सिर्फ ये देखेगा कैसे खिसका रहा है, ये नहीं देखेगा कि उसकी लंबाई कितनी है, वो किस कलर का है, वो इतना नहीं देखेगा। वो सिर्फ एक ही चीज़ देखता है, किसी चीज़ के सिर्फ एक ही गुण को देखता है। वह अब देखो डिसेंटर, वो विकेंद्रित, डिसेंटर होने या एक ही समय एक से अधिक पक्षों को समावित करने में सक्षम नहीं हो पाता है। ठीक है, उसको डिसेंटर कहते हैं या विकेंद्रित कहते हैं। यह देख पाने में सक्षम ना होना कि ऊंचाई बदलने पर चौड़ाई से भी परिवर्तन आ सकता है। जो पानी का एग्जाम्पल दिया था कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि थाली में पानी ज़्यादा है कि गिलास में पानी ज़्यादा है। वो अपने विचारों को प्रतिवर्तित या रिवर्स करने में भी सक्षम होते हैं, जैसे कि 2 गुणा गई 4 कितना होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, यह देख पाने में सक्षम ना होना कि पानी बराबर था जब समान गिलासों में स्थानांतरित किया गया। आत्मकेंद्रित, अब इस आयु में इगोसेंट्रिज्म, इस आयु में बच्चे न केवल पक्षों या विमाओं को वरन अपने विचारों को भी विकेंद्रित करने में सक्षम नहीं है। वे दूसरे व्यक्ति के विचारों को भी संज्ञान में नहीं लेते हैं। वो नहीं लेते हैं कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा होगा। ईगोसेंट्रिज्म मतलब जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, पूरी दुनिया वही सोच रही है। अब आएगी, हाँ, इसी के बारे में बातें हो रही हैं अभी। हाँ, इस अवस्था में बालक भी केंद्रित व मानसिक रूप से सक्षम हो जाता है। अच्छा, ये है हमारे पास, अब हमारे पास मूर्त आ गई। हाँ, यहाँ पे प्री ऑपरेशनल गलत हो गया, यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होना था। तो जितने आपने ऊपर ना पढ़ा है, यहाँ सब नीचे क्या हो जाएगा, बच्चा सोचने लग जाता है। यहाँ पे ऑपरेशनल थिंकिंग आ जाती है बच्चे के अंदर। बच्चा जो ऊपर रिवर्स नहीं कर पा रहा था, सीक्वेंस नहीं बना पा रहा था, सीरीज नहीं बना पा रहा था, डिसेंटर हो रहा था, तो यहाँ पे सेंट्राइजेशन भी बच्चे को होने लग जाता है और बच्चा थोड़ा प्रॉड जैसा सोचने लग जाता है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने पाता है, थोड़ा सा तर्क करने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मूर्त चिंतन आने लग जाता है। मतलब जो भी चीज़ के सामने है कि अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा होगा, बट चीज़ें क्या होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोलोगे आपकी अगर 2 4 से बड़ा है, 4 6 से बड़ा है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस, मतलब इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, तो वो सोच नहीं पाता है ज़्यादा। वो जो उसके सामने चीज़ें होती हैं उसी को समझ पाता है। ये 11 साल तक की स्टेजेस होती हैं। अब 11 साल के बाद की स्टेजेस जो होती हैं, 11 से 13 या फिर 13 के बाद सारी, वो आ जाती है औपचारिक, जहाँ पे बच्चा क्या करने लग जाता है, अमूर्त चिंतन भी करने लग जाता है। जो चीज़ उसके सामने नहीं है, भाषाओं को समझने लग जाएगा, गणित के तार्किक चिंतन सारे करने लग जाएगा, प्रतीकों को समझने लग जाएगा। वो सारे किस में हो जाते हैं आपके पास, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग पूछा जाता है पेपर में। डिडक्टिव रीजनिंग कब आती है, तो डिडक्टिव रीजनिंग आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में। देखो सिंबॉलिक समझने लग जाता है सभी मनुष्यों को। मतलब अगर आप कुछ रिलेशन बनाते हो, जहाँ जब आप वेन डायग्राम बनाते हो, जिसने क्या, सभी ने हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, तो वहाँ पे देखो आपने वेन डायग्राम्स बनाते हैं, तो सारे के सारे बच्चा समझने लग जाता है वहाँ पे। अब हमारे पास वाइगॉस्की के बारे में है, उसके बारे में हम लोग वाइगॉस्की के बारे में देखते हैं। वाइगॉस्की क्या कहते हैं, वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या कहता है। अब बात यहीं पे सामाजिक और सांस्कृतिक, तो सामाजिक और सांस्कृतिक से हम क्या समझते हैं, जहाँ पे समाज और सांस्कृतिक मेन रोल निभाएगी हमारे पास अधिगम करने का बच्चे में। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मानव विकास को एक सामाजिक रूप से मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखता है कि जो बच्चे का विकास होता है या फिर किसी मानव का विकास होता है, वो तभी हो पाता है जब वो किसी समाज में रह पाता है। ये कौन कहता है हमारे पास, वाइगोस्की कहते हैं, जिसमें बच्चे अपने सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों और समस्याओं को सुलझाने की रणनीतियों को समाज के अधिक जानकर सदस्यों के साथ सहयोगी संवादों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास मोर नॉलेजेबल पर्सन होता है, MKO, जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है, हाँ, बच्चा उनसे संवाद करता है, चीज़ें सीखता है, जिसको हम बोलते हैं मचान या फिर स्कैफोल्डिंग, है ना। अब इसके बारे में हम आगे जानेंगे। वाइगॉस्की ने सीखना क्या बोला, सीखना सांस्कृतिक रूप से संगठित विकास की प्रक्रिया एक आवश्यक और सार्वभौमिक पहलू है, विशेष रूप से मानव मनोवैज्ञानिक कार्य का। तो जब क्या करता है, जब वो समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, तभी मानव का विकास हो सकता है। और ये एक सार्वभौमिक पहलू है, मतलब विकास तो होना ही होना है, ऐसा नहीं विकास नहीं होगा। अगर वो समाज में रहेगा तो उसका विकास क्या होना है, होना ही होना है। लर्निंग इज़ अ नेसेसरी एंड यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कल्चरिंग ऑर्गेनाइज स्पेसिफिकली ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शन।
अब वाइगॉस्की का रचनावादी के रूप में, ज्ञान अर्जन एक संचयी घटना के रूप में नई अनुभवों और समझ को मौजूदा संज्ञानात्मक ढांचे में शामिल करना। अब एक देखो, इन्होंने भी यही कहा है कि बच्चा को रिसलेट नहीं है, बच्चे के अंदर पहले से कुछ ना कुछ ज्ञान होता है और उस ज्ञान को क्या करता रहता है, मॉडिफाइड करता रहता है, जैसे जैसे उसको नया ज्ञान मिलता रहता है। प्याजी का सिद्धांत संरचनात्मक है कि तर्क देते हुए विकास शारीरिक चरणों द्वारा नियंत्रित होता है। तो वही आलोचना भी हुई थी कि इन्होंने क्या कहा था कि जो जीन प्याजे हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेप्स में होता है, एजेस में होता है। तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि एजेस में होता है, इन्होंने उन चीज़ों को बांटा नहीं है। वाइगॉस्की संस्कृति और संदर्भ में स्वतंत्र किसी भी मार्गदर्शक ढांचे के अस्तित्व से इनकार करते हैं कि कोई भी क्या नहीं है, मतलब जो भी हमारी लर्निंग होगी वो स्वतंत्र होगी। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि इतने एज तक होगी, इतने एज तक होगी, इतने एज तक होगी। ये वाइगॉस्की मानते हैं। वाइगॉस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है? वाइगॉस्की का सिद्धांत बच्चों में भाषा और तर्क जैसी मानसिक क्षमताओं के विकास में सांस्कृतिक की भूमिका को केंद्रित करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने भाषा का बहुत मुख्य योगदान दिया है। जीन प्याजे ने भी ईगोसेंट्रिज्म के टाइम पे बोला है कि हमारे पास ईगोसेंट्रिक टॉक करने लग जाता है, प्राइवेट स्पीच करने लग जाता है बच्चा, पर उसको इम्पोर्टेंट नहीं दिया है उसने कहा उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है संज्ञान पे। पर इन्होंने कहा है अगर आपका संज्ञान डेवलप्ड हो रहा है तो उसमें आपका जो स्पीच है, बच्चे की भाषा है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइगॉस्की के अनुसार समाज में वयस्क बच्चों की चुनौतीपूर्ण और सार्थक गतिविधियों में शामिल करने एक संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमारी टीचर है जिसको वयस्क बोल रहा है यहाँ पे, वयस्क मतलब होते हैं बड़े लोग। बड़े लोग भी कैसे बड़े लोग, जो किसी फील्ड में बड़े होंगे। जैसे अगर मैं अभी भी बोलूँ, जैसे मुझे ड्राइविंग नहीं आती होगी, तो जैसे मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, तो मेरे बड़े लोग कौन हो गए, जो ड्राइविंग कर सकते हैं। और चाहे वो मुझसे छोटी उम्र का भी होगा, वो 21 साल का भी होगा, या जो मुझे सिखा रहा है या सिखा रही है, तो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, मोर नॉलेजेबल पर्सन हो जाएंगे। वयस्क बच्चों के बताते हैं कि उनकी संस्कृति दुनिया की व्याख्या और प्रतिक्रिया कैसे करती है। हम लोग बताते हैं किस तरीके से अधिगम करना है, किस तरीके से क्या लेना है बच्चों को। वयस्क उस अर्थ को दिखाते हैं जो वे वस्तुओं, घटनाओं और अनुभवों से जोड़ते हैं, क्योंकि हमें उन चीज़ का क्या होता है, वयस्क जो भी मतलब मोर नॉलेजेबल पर्सन है वयस्क होगा, तो वो उनको बताएगा कि किस तरीके से क्योंकि उसने अनुभव पा रखे हैं, उसने सीख रखा है, उस घटना के बारे में वो जानता है, तो वो बता पाएगा। वे बच्चों को क्या सोचना है और कैसे सोचना है प्रदान करता है, मतलब उपकरण बताता है कैसे कैसे करना है। साइकिल चलानी है तो किस तरीके से साइकिल चलानी है वो बताएगा। वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत फिर दूसरों के साथ बातचीत महत्वपूर्ण रूप से न केवल सूचना की मात्रा, कौशल की संख्या को बढ़ाती है, बल्कि यह औपचारिक तर्क जैसे उच्च क्रम के मानसिक कार्यों के विकास को भी प्रभावित करती है। उच्च मानसिक क्षमताएं केवल अधिक उन्नत अन्य लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से ही विकसित होती है। तो क्या होगा, तभी विकसित कर सकते हो जब आप किससे बात करोगे। बात भी किससे करोगे, MKO, मोर नॉलेजेबल पर्सन से, वयस्क लोगों से बात करोगे जिनकी मानसिक क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी उस क्षेत्र में। मतलब ऐसे नहीं कह सकते आपकी कक्षा 5 के बच्चे से आप कुछ नहीं सीख सकते हो, वो भी क्या होगी, MKO हो सकता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन हो सकता है, किसी की ना किसी फील्ड में हमसे ज़्यादा हो सकता है। बच्चे स्मृति और धारणा जैसी प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के साथ पैदा होता है और सामाजिक अंतःक्रियाओं के प्रभाव से इससे उच्च मानसिक कार्य विकसित होते हैं। तो जैसे जैसे वो अंतःक्रिया करेगा, जैसे जैसे वो समाज के साथ घुलेगा मिलेगा, उसकी क्या होगी, विकास होता रहेगा। वाइगॉस्की ने कहा है कि भाषा दो तरीके की होती है, आंतरिक भाषण और बाहरी भाषण। जो आंतरिक होता है, जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं या निज वाक्य कहते हैं, ये मानसिक तर्क के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, मानसिक तर्क के लिए जो भी हो रहा है उसके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। वहीं जो बाहरी भाषा होती है, क्योंकि आपको पता है जब आप खुद पढ़ रहे होते हो तो आप कई बार खुद में बातें कर रहे होते हो, अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा ही सारी। और एक बाहरी भाषा होती है जो दूसरों के साथ हम बातचीत करते हैं। वाइगॉस्की ने भाषा के बारे में कहा है कि 2 साल की उम्र में पहले एक बच्चा मतलब जो ये भाषा वही है जो ऊपर आपको बताई गई है, उसके बारे में नीचे कहा है कि बच्चा 2 तरीके से भाषा सीखता है। जब वो छोटा होता है तो पहले आंतरिक भाषा का प्रयोग करता है, फिर सामाजिक भाषा उस पर आती है। ये सभी बारे में बता रखा है। अब जो हमारे पास है उपकरण, टूल व प्रतीक। अब टूल्स किसे कहते हैं, जैसे हमारे पास जो भाषा है वो क्या है, टूल। भाषा क्या एक टूल है, उपकरण है, किस चीज़ के लिए,
हमारे अधिगम के लिए या फिर सामाजिक विकास के लिए। उसको समझते हैं। उपकरण और प्रतीक क्या क्या सिंबल्स हैं? भौतिक और सामाजिक वास्तविकता के परिवर्तन की ओर उन्मुख होने के रूप में उपकरण कहते हैं, और जो प्रतीक सिंबल स्वयं आचरण के आत्म विनियम की उन्मुख होने के रूप में। तो ये सिंबल्स देखो आप नॉर्मल सी भाषा में, ये तो हो गई हमारे पास साइकोलॉजिकल लैंग्वेज, तो थोड़ा सा टफ पड़ जाती है क्योंकि टर्म्स थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ होते हैं। पर हम लोग अगर नॉर्मल भाषा में समझें, उपकरण वो होते हैं जो हमें फिजिकली रूप से दिखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे हथौड़ा वगैरह बनाया गया है, जो फिजिकली रूप से दिखेंगे वो क्या होंगे? उपकरण होंगे। ठीक है, वही जो फिजिकल रूप से नहीं दिखते हैं पर लेकिन वो बात बताते हैं किसी चीज़ की, वो हमारे क्या हो जाएंगे? सिंबल्स हो जाएंगे। अब देखो भाषा क्या है? भाषा को आप महसूस कर सकते हो, तो भाषा क्या है हमारे पास? उपकरण है। थॉट्स हैं तो उपकर वो क्या है हमारे पास? उपकरण है। वहीं कुछ भी चीज़ और सिंबल्स, जैसे SBI का सिंबल है, मतलब जो सिंबल आप समझ रहे होंगे कि जो भी किसी चीज़ को प्रदर्शित करता है, कोई भी किसी चीज़ को दर्शाता है, वो क्या होता है? हमारे पास सिंबल होते हैं। वहीं जो किसी के बीच में मध्यस्थता का काम कर रहा है, या फिर जो किसी चीज़ मतलब जैसे कोई उपकरण है, तो उपकरण हो, जैसे भाषा हो गई उपकरण। समाज भी एक उपकरण है हमारे पास, जो क्या कर रहा है? सामाजिक विकास में काम कर रहा है। जो किसी चीज़ के यूज़ में आएगा वो क्या हो जाएगी हमारे पास? उपकरण हो जाएगा, टूल हो जाएगा। जैसे मैं कहती हूँ हमारे पास असेसमेंट है। ठीक है, अब असेसमेंट मतलब आकलन करना है, तो आकलन करने के लिए कुछ टूल है मेरे पास, कुछ उपकरण है उस आकलन को करने के लिए। वो करने के लिए क्या क्या है हमारे पास? क्वेश्चनायर मेथड, प्रश्नावली बनाते हो आप लोग, रेटिंग स्केल है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? उपकरण हो जाएंगे उस चीज़ को करने के लिए। भाषा एक संकेत है और उसे मनोवैज्ञानिक उपकरण भी माना जाता है। ठीक है, भाषा की एक सांकेतिक होती है भाषा, जिसके लिए सिंबल कह रहा है, लेकिन उसको मनोवैज्ञानिक उपकरण कहा जाता है। भाषा विचार के संगठन के लिए मानव जाति द्वारा बनाए गए प्रमुख उपकरणों में से एक है। भाषा उन अवधारणाओं, तो आप ये टफ हो सकता है आपको समझने में, तो आप पहली लाइन को हटा सकते हो, तो आप दूसरी लाइन से दूसरी और तीसरी लाइन को पढ़ सकते हो। भाषा उन अवधारणाओं को धारण करती है जो अनुभव और मानव प्रकार के ज्ञान से संबंधित होते हैं। देखो प्रतीकों की एग्जाम्पल दे रखे हैं कि प्रतीक क्या क्या है। लैंग्वेज, राइटिंग स्कीमास, डायग्राम्स, ये सारे के सारे क्या है? प्रतीकों के एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। अब हमारे पास कुछ फील्ड्स दे रखे हैं, ये मैंने नेट से लिया है ये फिगर। तो हमारे पास एक ZPD है। ZPD मतलब होता है निकटतः विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इंग्लिश में कहते हैं जोन और प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, वो जोन ZPD वो है हमारे पास, वो क्षेत्र है जो आप किसी की मदद से सीख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले जो बीच का गोल है वो यह बताता है कि मुझे कितना आता है, मुझे और लिखना आता है। अब मुझे मेरी मैम ने बोला कि औ पे एक डंडा खींचो, वो आ बन जाएगा, तो किसने हेल्प की? नॉलेजेबल अदर्स ने हेल्प की, और टेक्नोलॉजी और टूल्स ने हेल्प की, मतलब मेरी मैम, दोनों चीज़ बन चुकी है यहाँ पे। तो ZPD वो एरिया है जिस एरिया में हम किसी दोस्त की मदद से या वयस्क की मदद से सीख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं। और उसके बाहर क्या होता है? बियॉन्ड द लिमिट, आप वो खींच सकते हो, ऐसा नहीं पे लग जा। अब जब आपको ZPD वाला क्षेत्र आ जाएगा तो वो आपके लिए अब क्या बन जाएगा? अब वो आपके लिए बन जाएगा व्हाट आई कैन लर्न, है ना, व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन। अब वो आप पूरा पूरा क्षेत्र हो जाएगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके आगे आगे बढ़ता रहता है। फिर आपकी हेल्प कौन करेगा? मोर नॉलेजेबल पर्सन करेगा, फिर टेक्नोलॉजी टूल्स करेंगे, फिर उसके बाद जो इसके बाद आप गोला बना सकते हो, इसके बाहर भी आ सकता है, फिर वो बियॉन्ड द लिमिट हो जाएगा। तब ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका? मे बी व्हाट आई, मतलब ऐसे करके क्या होता है? बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया जिसके बारे में किसको कौन कौन से क्षेत्र भीतर होता है। तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।